हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। साथ ही साथ अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से इस चैनल पे एक डेली करंट अफेयर का एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो है जीनियस सीरीज। इसका मतलब मेन फीचर क्या है इसमें, ये है कि आपको हमेशा, अभी तो ये जो वीडियो है ये कंप्लीट जून का करंट अफेयर है, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, जुलाई का 15 दिन का करंट अफेयर, फिर जुलाई के लास्ट 15 से 30 दिन का करंट अफेयर देंगे। ठीक है। और 1 अगस्त 1 अगस्त से इस चैनल पर डेली आपको करंट अफेयर के वीडियो मिलेंगे, जो 15 से 20 मिनट के होंगे। ठीक है। उसमें एक दिन का जो 10 से 12 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो रहेगा, और साथ ही साथ उसमें 4 से 5 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन होंगे, जीके के। ठीक है। वो उसमें सारा सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 से 5 क्वेश्चन डेली। ठीक है। यानी कि 1 अगस्त से क्या होगा, आपको 15 से 20 मिनट का एक वीडियो मिलेगा। उसमें 10 से 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, और 4 से 5 उसमें मिलेगा आपको जीके का क्वेश्चन। ठीक है। तो ये होगा 1 अगस्त से। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं कि आपके सामने ये जून महीने का करंट अफेयर का वीडियो लेके आ रहे हैं। इसमें कंप्लीट, मतलब अगर जून महीने से अगर कोई करंट अफेयर बन सकता है एग्ज़ाम में, तो वो इस वीडियो से बाहर जाने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ पसंद आ जाए तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ मैं सबसे पहले आपको पहुंचे। ठीक है। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत बहुत ही प्यारे कोटेशन के साथ होगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बनिए। ठीक है। सिर्फ पढ़ाई नहीं जरूरी होता है, साथ ही साथ एक आपको एक अच्छा इंसान भी बनना होता है। ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा हर वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा कोटेशन लाएंगे। तो इस वीडियो का आज कोटेशन ये है कि जहाँ हम नहीं होते हैं वहाँ हमारे गुण व अवगुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। आप समझ गए होंगे इसका मतलब, कि आपका जो है व्यवहार, कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसी की बातें होती है, लोग उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। कि वो इंसान ऐसा है या फिर वैसा है। ठीक है। आपके सामने नहीं, पीठ पीछे। ठीक है। तो इसलिए आप अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करिए। ठीक है। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लाइफ में। ठीक है। जितनी मर्जी पढ़ाई करिए, खूब पढ़िए, टॉप करिए, अच्छे से पोस्ट पे जाइए, बट एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा कैरेक्टर अपने अंदर इनबिल्ड करिए। ठीक है। चाहे वो घर वालों के लिए हो, रिश्तेदार के लिए हो, इवन कोई अजनबी स्ट्रेंजर के लिए भी ऐसा व्यवहार रखिए कि वो ये कहे, वाह क्या बंदा था या फिर क्या इंसान था। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक का पुरस्कार मिला। ठीक है। ध्यान दीजिए, पवन ऊर्जा के लिए स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक मिला है। कौन सा राज्य है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी राजस्थान, या डी सी गुजरात, या डी राजस्थान। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो में रुक तो नहीं पाऊँगा। अगर आपको क्वेश्चन का अगर आंसर पता हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट में आप उसका उत्तर दे दीजिए। ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पे बताने वाला ही हूँ। ठीक है। तो पहले जो ये क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा सी गुजरात। ठीक है। गुजरात के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, कि ये जो भारतीय तट है, ठीक है, यहाँ पे अपना गुजरात है। ठीक है। तो जितने भी तट हैं, जितने भी यहाँ पे राज्य है, ठीक है, उन सभी राज्यों में सबसे बड़ा जो तट है वो गुजरात राज्य का ही है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा तट किस राज्य का है, तो वो है गुजरात का। ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें, ये
कैग का मतलब एक वो है, हाउस है, ठीक है। कैग मतलब जो भारत सरकार के सभी आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है, ठीक है। इसका उत्तर है आप मतलब ए है हिमाचल, बी है दिल्ली, सी बेंगलुरु या डी असम। तो इसका सही उत्तर है ए हिमाचल, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर। सोचिए, भारत का पहला शहर है ये जिसे साहित्य का शहर किस मतलब साहित्य का शहर का दर्जा दिया गया है, वह किस राज्य में है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी दिल्ली, सी केरल, डी तेलंगाना। तो इसमें से कौन सा राज्य है वो? इसका सही उत्तर है केरल। केरल का भी कौन सा शहर है वो? उस शहर का नाम है, यहाँ पे बताते हैं लिख करके आपको, उस शहर का नाम है कोझिकोड। कोझिकोड, या फिर इसका नाम आप कह सकते हैं कालीकट, ठीक है। जिसे मतलब हमारे इतिहास में इसको बोला जाता था मसालों का शहर, मसालों का शहर। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे और कई प्रकार के मसाले मिलते थे, ठीक है। ये दोस्तों ये सॉरी ये गलती हो गया, बड़ी मात्रा है कालीकट, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये ये जो अपना जो अपना प्यारा सा भारत है, इसमें कई तट हैं, ठीक है। उनके नाम है, मुंबई से आपको यहाँ तक मिलेगा कौन सा तट? ये है कोंकण तट, ठीक है। फिर यहाँ गोवा से कर्नाटक तक आपको मिलेगा कन्नड़। फिर यहाँ से लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे मालाबार, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, ठीक है। फिर यहाँ से पूरा इस तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है। यहाँ पे तो श्रीलंका है और बीच में है पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है। यहाँ पाक बस इसलिए है कि जो इसका नाम रखे थे उनके नाम में ही पाक वर्ड था, ठीक है, इसलिए इसका नाम पाक जल संधि पड़ गया, ठीक है। चलते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत के किस शहर को विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ आप ये क्वेश्चन में ध्यान दे रहे हैं ना कि किस शहर को विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन है ए मुरादाबाद, बी श्रीनगर, सी इंदौर या डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है बी श्रीनगर, ठीक है। आपको बता दें हम, ये भारत का पहला शहर नहीं है जिसे विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है। इससे पहले भी भारत में 3 ऐसे शहर हैं जिन्हें ये दर्जा दिया जा चुका है। पहला है उसमें से जयपुर, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। फिर दूसरा शहर कौन सा है? दूसरा है मलप्पुरम, मलप्पुरम, जो कि है केरला में, मतलब केरल में। फिर तीसरा जो है वो है मैसूर, ठीक है, कर्नाटका में। अब चौथे पे ये हुआ है श्रीनगर, यानी कि इससे पहले भी ये 3 शहर, ठीक है। एक चीज़ और, ये जो परिषद है जो ये घोषित कर रहा है, उसका नाम है विश्व शिल्प परिषद। मान लीजिए ये घोषित कर रहा है और ये न्यूज़ में है, तो पूछ सकता है जैसे कि मतलब इसका स्थापना किस सन में हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1964 में, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, और ये जो मतलब ये जो त्यौहार है, ये इस टाइप के त्यौहार मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन को। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रज पर्व, है ना, रज पर्व किस राज्य का त्यौहार है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश एंड डी तेलंगाना। तो इसका सही ऑप्शन है बी उड़ीसा। दोस्तों जैसे मैं बताया कि ये दिल के बहुत करीब है, वो इसलिए है क्योंकि
इस त्यौहार को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ऐसी वहाँ की मान्यता है कि जब इस टाइम में मानसून का आगमन होता है, ठीक है। मानसून का जब आगमन होता है तो इससे जो हमारी धरती माँ है वह अपने आप को भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए तैयार करती हैं, ठीक है। इसको हम लोग मतलब इसको जोड़ा जाता है बहुत ही प्यारे ढंग से कि जैसे हमारे समाज में महिलाओं को जो मासिक धर्म आता है जो उससे जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस टाइम धरती माँ को मासिक धर्म आता है जिससे कि वह अच्छे अनाज उत्पादन कर पाती हैं। मतलब समझ पा रहे हैं? जैसे अगर किसी भी एक महिला को मासिक धर्म आता है तो ऐसा माना जाता है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए मतलब बहुत ही स्वस्थ है, ठीक है। और मैं मतलब ये मेरे दिल के बहुत करीब इसलिए भी है क्योंकि आपको मैं एक अगला और एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा मानवता के लिए बात है, ठीक है, इंसानियत के लिए बात है जिस पे लोग बात नहीं करते। तो मैं बस थोड़ा 2 मिनट ले रहा हूँ आपका इसके लिए। ये देखिए, ये जो है असम, असम में ये मनाया जा रहा है त्यौहार ये, ठीक है। एक बच्ची है जो 16-17 साल से जब ऊपर हुई है, जैसे ही इसका मासिक धर्म आना शुरू हुआ है तो इसको बहुत ही प्यार से इसका मतलब एक उत्सव की तरह मनाया गया है, ठीक है। और इस उत्सव का नाम है टोलोनी, टोलोनी, ठीक है। बिया, टोलोनी बिया, ठीक है। मतलब कि अब ये शादी के लायक है, मतलब शादी अभी करते नहीं है लोग बट ऐसा मानते हैं कि अब ये उसके लायक हो चुकी है, ठीक है। पहले मासिक धर्म को ऐसे मनाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। बस मैं मतलब इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ ऐसे ऐसे त्योहार को देख करके क्योंकि हमारे समाज में ऐसा है कि लोग इस ऐसे ऐसे टॉपिक पे बात ही नहीं करते, ठीक है। और इस चीज़ को मासिक धर्म को लोग बहुत ही निगेटिव तरह से लेते हैं, जबकि रियल सच्चाई ये है कि अगर अगर किसी महिला को समय समय पे मासिक धर्म नहीं हो रहा है तो वह माँ बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सोचिए अगर वो मासिक धर्म में मतलब मासिक धर्म अगर आया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो लड़की बहुत ही प्योर है माँ बनने के लिए। हमें तो लगता है कि ऐसे टाइम पे महिलाओं को पूजनीय मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा समाज है, हमारे समाज में पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने नियम बना दिया है कि उसे मतलब चीज़ों से दूर रखा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों से बस मेरा यही आग्रह है, जो ये वीडियो देख रहा है, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है, कि आप अपने स्तर पे दुनिया को न देखते हुए अपने स्तर पर अपने आने वाले समय में महिलाओं को इस स्थिति को अच्छा करने का प्रयास करिएगा। और मतलब हीन भावना से मत देखिएगा। अगर आप बहुत अच्छी भावना से नहीं देख पा रहे हैं तो प्लीज़ हीन भावना से मत देखिएगा, ठीक है। और ऐसा अगर आप कर पाएंगे तो ये मतलब मेरा वीडियो बनाना आपको बताना मेरा सफल हो जाएगा, ठीक है। आप एक अच्छा इंसान बन जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। 22 जून से 26 जून के मध्य भारत के किस राज्य में अम्बुबाची मेला, ठीक है, अम्बुबाची मेला का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय और डी मिजोरम। इसका सही ऑप्शन है ए असम। असम में जो मंदिर है, एक मंदिर है कामाख्या मंदिर, ठीक है, वहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है। मतलब ये मेला जो है वहीं पे लगता है कामाख्या मंदिर, ठीक है। वहाँ भी ऐसे ही मानना है वहाँ पे कि कामाख्या माँ का मासिक धर्म आता है तो फिर वो उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। मतलब उसी से रिलेटेड ये भी वहाँ पे मेला लगता है, ठीक है। और ये जहाँ पे लगता है उसके आसपास में एक मतलब इम्पोर्टेंट पहाड़ी है जो हमेशा क्वेश्चन में आता रहता है, वो बता दे रहा हूँ मैं। वहाँ पे एक पहाड़ी है, वेट, नीलाचल, नीलाचल पहाड़ी, पहाड़ियाँ, ठीक है। ये असम में है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब मैक्सिमम एग्जाम में ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 50वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? G7 शिखर सम्मेलन। ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी जापान, या सी भारत, या डी इटली। इसका एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ एक महिला है जिन बहुत ज़्यादा मीम बन चुका है, उनका नाम है जॉर्जिया मिलोनी, ठीक है। तो वो इस उसी देश से संबंधित है, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं, ऑप्शन सही जो है वो है डी इटली, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग ये देख लेते हैं
ये जो G7 है, ये G7, इसमें देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला है इटली, जहाँ पे इस बार हो रहा है। उसके बाद है कनाडा, ठीक है, फ्रांस, फिर है जर्मनी, उसके बाद है जापान, फिर है यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, उसके बाद है USA अमेरिका, ठीक है। ध्यान रहे एकमात्र इसमें एक ही देश है जो एशिया से है, वो है जापान, ठीक है। इसमें भारत नहीं है, इसमें चाइना नहीं है, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में माटामेला सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? नाम देखिए, माटामेला सिरिल रामाफोसा किस देश के? ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी सूडान, सी जिम्बाब्वे या डी साउथ सूडान, ठीक है। ये इसका सही ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऐसे ही आप जानते रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी, आप बाकी बच्चों से थोड़ा सा एज लेकर के रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। पहला है प्रीटोरिया, ठीक है, प्रीटोरिया, है ना। फिर दूसरा है केप टाउन, ठीक है। तीसरा है ब्लूमफोर्टेन, ब्लूमफोर्टेन, ठीक है। यहाँ पे होती है कार्यकारी, यहाँ पे होती है विधायी, और यहाँ पे न्यायिक, ठीक है। ये 3 राजधानियाँ हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप जानते रहेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हटाते हैं, चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में एशिया का कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने में तीसरा देश बन गया है? ध्यान रहे दोस्तों, एशिया का तीसरा देश, यानी कि एशिया में 2 देश ऐसे हैं पहले से जो इस चीज़ को मान्यता दे चुके हैं, ठीक है। तो इस बार तीसरा देश कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है ए ताइवान, बी नेपाल, या सी भारत, या डी थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर है डी थाईलैंड, ठीक है। और थाईलैंड से पहले जो बात हो रहा है कि दो देश और हैं एशिया के, तो उसमें जो पहला देश है वो इसी ऑप्शन में है, वो है ताइवान, यानी कि सबसे पहले एशिया में ये बना। फिर उसके बाद दूसरे पे आया नेपाल, ठीक है। यानी कि पहली पे ताइवान, नेपाल, और अब जो है तीसरा देश बना है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है, वो है ये थाईलैंड, ठीक है। समलैंगिक विवाह मतलब कि जिसमें 2 पुरुष या फिर 2 महिला, ठीक है, सेम जेंडर के लोग आपस में शादी कर ले, ठीक है। अभी इस नियम में ये आया है कि अभी नॉर्मल जो शादी ब्याह होता है उसमें होता है कि ये ऐसे पुरुष महिला, है ना। लेकिन अब ऐसी जो शादी होंगी समलैंगिक, उसमें उन लोगों को कहा जाएगा, पति पत्नी नहीं कहा जाएगा, उसमें उन लोगों को कहा जाएगा व्यक्ति और विवाह भागीदार। सोचिए, हमारा सोसाइटी ऐसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना। पुरुष महिला शादी होती थी, फिर वो बनते थे पति पत्नी और अब व्यक्ति विवाह भागीदार, समझे। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। अखबारों में चर्चित मिनट मैन 3 क्या है? ठीक है, मिनट मैन 3 क्या है? ऑप्शन है ए जासूसी पनडुब्बी, बी अंतरिक्ष यान, या सी लड़ाकू विमान, या डी बैलिस्टिक मिसाइल। इसका सही उत्तर है डी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। रुकिए, इधर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो सबसे पहला बैलिस्टिक मिसाइल था उसका नाम क्या था? A4 या V2 उसका नाम था, ठीक है। उसको किन्होंने मतलब बनाया था?
उनका नाम है वान ब्राउन। ठीक है, ये जर्मनी से। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि उस देश की ये पहली महिला राष्ट्रपति है, मतलब इससे पहले कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पुरुष होते थे। ऑप्शन है ए फ्रांस, बी मैक्सिको, सी कनाडा या डी चिली। तो इसका सही उत्तर है बी मैक्सिको। ठीक है, ये पहली यहूदी नेता है वहाँ की। ठीक है, आप बहुत सुनते होंगे मैक्सिको मैक्सिको, लेकिन मैक्सिको का एक आधिकारिक नाम मैं बताता हूँ क्या है। आधिकारिक नाम है उसका है यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स, ये उसका आधिकारिक नाम है। और वैसे ही बोलचाल में हम लोग बोलते हैं क्या उसको, मैक्सिको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में चर्चित दार एस सलाम बंदरगाह, ठीक है, किस देश में है? दार एस सलाम बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी तंजानिया या डी बहरीन। इसका उत्तर बताइए सही क्या है। इसका सही उत्तर है सी तंजानिया। ठीक है, ये अभी इसलिए न्यूज में रहा है क्योंकि जो अदानी ग्रुप है, ये कहाँ गया, अदानी ग्रुप इस पोर्ट को 30 वर्ष के लिए साइन कर लिया है, 30 वर्ष के लिए। ठीक है, इसलिए न्यूज में रहा है। और ये जो तंजानिया देश है, ये मतलब अफ्रीका में पड़ता है ये महाद्वीप में। बट इसका एक फीचर ये है कि ये मतलब कुछ एग्जामों में पूछ देता है कि ये लैंड लॉक कंट्री है कि नहीं है, तो उस हिसाब से ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। ठीक है, ये जो अफ्रीका देश है वो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे तंजानिया। ठीक है, यानी कि ये देश सागर से टच होता है। ठीक है, और इसी देश में जो एक पर्वत पाया जाता है जो मैक्सिमम एग्जामों में आता है, वह है किली मंजारो, किलिमंजारो पर्वत। ठीक है, वो इसी देश में है, वो तंजानिया में। ठीक है, और दूसरा फेमस झील जो हर एग्जाम में पूछता है, टंगानिका झील, वो भी इसी देश में पाया जाता है, मतलब इसी देश में स्थित है, तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ठीक है, और ये किलिमंजारो जो पर्वत है वो पाया जाता है वहाँ पे, और टंगानिका झील जो है वो भी पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, किस देश ने पहली बार 2024-2026 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है? ठीक है, कौन सा देश है? ऑप्शन है ए भारत, बी मलेशिया, सी मालदीव या डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है ए भारत। ठीक है, ए भारत। इससे पहले कभी भी भारत जो है मतलब इसमें शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष नहीं बना था, इस बार वो हुआ है शामिल। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्वदेशी, मतलब स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का नाम है? ऑप्शन है ए अग्निवन, बी गरुड़, सी विक्रम फर्स्ट या डी नागास्त्र फर्स्ट। तो इसका सही उत्तर है डी नागास्त्र फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित प्रवाह क्या है? प्रवाह, ऑप्शन है ए
आधुनिक पिस्टल, बी मानव रहित पनडुब्बी, या सी मिसाइल, या डी सॉफ्टवेयर। इसका सही उत्तर है डी सॉफ्टवेयर। इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है इसरो ने। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नंबर 16। अखबारों में चर्चित गांधी सागर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल, सी मध्य प्रदेश, या डी, ओह यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, डी, या डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। सी है मध्य प्रदेश। ये जो गांधी सागर अभयारण्य है ये 2 राज्यों की सीमा पे है। ठीक है, ज़्यादा हिस्सा है मध्य प्रदेश में, बट जो है कुछ हिस्सा जो है राजस्थान में भी पाया जाता है। ठीक है, यानी कि 2 राज्यों के सीमा पे है ये, कुछ ऐसे मतलब। ठीक है, और इसी जो अभयारण्य है इससे एक नदी गुजरती है जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल के डाकू सुने होंगे आप। ठीक है, वो इसी से बहती है। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में खोजी गई एक नई प्रजाति सर्प इल किस परिवार से संबंधित है? ठीक है, नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है सर्प इल। वो किस मतलब प्रजाति किस परिवार से है? ऑप्शन है ए जंगली बिल्ली, बी समुद्री मछली, सी जंगली सरीसृप, या डी रेगिस्तानी कीट। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है ना, जो आपके जो 2-3 दिन एग्जाम होते हैं या फिर कई शिफ्ट में होते हैं, तो जो मॉडरेट से जो टफ क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप मतलब उम्मीद नहीं किए होते हो। तो इसलिए मैंने इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, कि आप इजी, मॉडरेट और हार्ड सभी क्वेश्चन को डील कर पाओ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी समुद्री मछली। ठीक है, मछली के परिवार से है। ठीक है, नाम है सर्प बट है मछली, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैंने इसको इसमें यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारत का पहला निजी बायोस्फीयर किस नेशनल पार्क में बनाया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने इसमें डाला है क्योंकि अभी तक जितने भी बायोस्फीयर हैं वो सरकार उसको मतलब बनाई है या फिर संचालित करती है। ये पहला निजी है। ठीक है, तो इसलिए ये किस पार्क में है ये? ऑप्शन है ए कान्हा नेशनल पार्क, बी जिम कॉर्बेट, या सी दुधवा नेशनल, या डी राजा जी। इसका सही उत्तर है डी राजा जी नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है ये आपको जो मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जून 2024 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक मीन्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है ए 127, बी 129, सी 128, या डी 126। इसका सही ऑप्शन है बी 129। ठीक है, और दोस्तों मतलब ये बता दूं मैं, ये जो रिपोर्ट है ये जो इंडेक्स है, ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ मैं, उसका नाम है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, जो भी मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो आप अपने कॉपी पेन पे इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि सोचिए इसका नाम है विश्व आर्थिक मंच। ऐसा लग रहा है कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी चीज़ मतलब सूचकांक निकालता होगा, बट नहीं, ये जो सोशली टॉपिक है जेंडर गैप इंडेक्स उसको भी ये निकाल रहा है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वो है जून 2024 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक मतलब इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, ये एक ऐसा इंडेक्स है दोस्तों, मतलब मैं क्या बताऊँ, इसमें हमेशा हमारा देश एकदम से नीचे रहता है। ठीक है, अब क्या ही कह सकते हैं उसमें, इस पर काम करना चाहिए भारत सरकार को।
और अभी शुरू हुआ है, लेकिन देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन है ए 170, बी 176, सी 168 और डी 180। इसका सही उत्तर है बी, बी 176। ठीक है, सोचिए दोस्तों, ये 180 देशों की ये रैंकिंग होती है। ठीक है, और उसमें हमारा है 176। देख रहे हैं, टॉप 5, वो भी नीचे से उसमें आ रहे हैं हम लोग, है ना। ये कितनी दयनीय स्थिति है अपने देश की। और अभी तो इससे भी बुरी दयनीय स्थिति थी 2022 में। ये तो 2024 की है ना, ये 2022 में। उसमें पता है हम किस रैंक पे थे? सोचिए सबसे लास्ट। जस्ट इमेजिन। ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन ये कोई इम्प्रूव नहीं है कि एक मतलब लास्ट से थोड़ा सा ऊपर हो गए। ठीक है, सो इस पर मेजर एक्शन लेने लायक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं चाहता तो आपको सीधे सीधे ऐसे बता देता कि इतना इतना, बट आगे पीछे कुछ बताने का मतलब ये है कि आपके माइंड में वो चीज़ें नहीं इधर से तो उधर से किसी तरह से माइंड में रहे, बैठी रहे। ठीक है, रट्टा नहीं मारा जाता हर चीज़ को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विश्व का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी जापान या डी फिनलैंड। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? डी फिनलैंड। ठीक है दोस्तों, ये क्या है ना, सोचिए ये क्यों कर पा रहे हैं फिनलैंड, या फिर कोई भी आप देखते होंगे जिनेवा, या फिर मतलब ऐसी छोटी मोटी जो कंट्री होती है ना, एक तो जनसंख्या कम होता है वहाँ पे, शिक्षित लोग होते हैं वहाँ पे, तो वो कोई भी चीज़ें बहुत ही जल्दी से और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे तो सबसे पहले आप लोगों को ही पहले आप सही करिए, शिक्षित करिए, ताकि वो खुद अपने उनका क्या कर्तव्य है उसको समझें। ठीक है, इसलिए सोचिए इसमें अभी भारत नहीं है, जापान नहीं है, चीन नहीं है। चीन तो मतलब डिक्टेटरशिप वहाँ पे है, तो वो कुछ भी चीज़ फोर्स करके वो वहाँ पे लागू कर लेता है। बट जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है जैसे भारत में, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, सरकार कुछ करे या ना करे, इंसान हम आप लोग अपनी तरफ से मतलब चीज़ें को अच्छे करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डी फिनलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने वाले पहले व्यक्ति बन गए? ऑप्शन है ए ओलेग कोनोनेंको, बी एलन शेपर्ड, सी वेलेंटिना तेरेस्कोवा या डी यूरी गगारिन। आपके सही आंसर है ए ओलेग कोन कोनोनेंको। ऑप्शन ए। थोड़ा नाम का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है, आप इसको बस याद रख सकते हैं, ओलेग। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में पंडित राजीव तारानाथ जी, ठीक है, पंडित राजीव तारानाथ जी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? मतलब ये कौन सा जो यंत्र है वो बजाते थे? ठीक है, ऑप्शन है ए तबला, बी सरोद, सी वीणा या डी शहनाई। सही उत्तर है, सही उत्तर है बी सरोद। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बात हो रही है दक्षिण अफ्रीका की, मतलब ये विदेशों की बात हो रही है, और वहाँ पे पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में आपके है ए विनोद गनात्रा, बी विनोद काम्बली, सी सचिन तेंदुलकर या डी अमिताभ बच्चन। तो इसका सही उत्तर है ए विनोद गनात्रा। ठीक है, ये जो है वो क्या बोलते हैं इसको, मतलब बच्चों के जो सिनेमा होता है जैसे कार्टून वगैरह, तो मतलब उस क्षेत्र में ये इनका योगदान रहा है, तो इसलिए इनको ये मतलब इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है 25 नंबर। हाल ही में चर्चित
नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए तंजानिया, बी रूस, सी भारत या डी तुर्की। आपका सही ऑप्शन है ए तंजानिया। ठीक है, नेट्रॉन झील। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है 26 नंबर। चर्चित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? ठीक है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अभी एक पार्टी को लेकर के बहुत हुआ हो रहा था कि डेमोक्रेसी खतरे में है, खतरे में है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात इतनी चल रही थी, तो हो सकता है एग्जामिनर जो है इस बुक को इस बुक के थ्रू हुआ हो और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख सकते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए सैम पित्रोदा, बी अल्पना किलावाला, सी कोलम टोयबिन या डी निको सेलेट। इसका सही उत्तर है ए सैम पित्रोदा। ठीक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। ये T20 विश्व कप पहली बार कब खेला गया था? अभी हमने जो विश्व कप जीता है T20 का, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार हमने कब जीता था। ठीक है, ऑप्शन है ए 2005, बी 2006, सी 2007 या डी 2008। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है सी 2007, जिसमें कौन जिताया था? हमारे MS धोनी ने। तो जिताया नहीं था कैप्टन थे उस टीम के। ठीक है, और कैप्टन भी तो मैच जिताता ही है, कोई बात नहीं, चलता है। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? विश्व टेबल टेनिस में महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, वो कौन है? आपके ऑप्शन है ए सृजा अकुला, बी अर्चना कामत या सी दिया चितले या डी यशस्विनी घोरपड़े। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विश्व टेबल टेनिस पहली भारतीय खिलाड़ी। ठीक है, और ये भी ध्यान दीजिएगा महिला एकल की बात हो रही है। तो सही ऑप्शन क्या है? ए सृजा अकुला। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है 29। फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल विजेता बने। आपके ऑप्शन है ए इगा स्विटेक, बी कार्लोस अल्कारेज, सी अलेक्जेंडर जेवरेव या डी सिमोन बोलेली। ये जो है फ्रेंच ओपन का लोगो है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्या है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 की महिला एकल विजेता बनी। आपके ऑप्शन है ए जैस्मीन, बी सत्याना मापासा, सी आया ओहरी या डी सारा ईरानी। तो इसका सही उत्तर है सी आया ओहरी। ये है जापान की। ठीक है, थोड़ा ये फैक्चुअल हो जाता है ये गेम का, कौन जीता ये वाला, तो थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा ऐसे ही रट करके, या फिर अगर ऐसे मैं तो ये कहूँगा ना कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आए, आप ये नाम पढ़िए, ये नाम जाके सर्च कर लीजिए। जब आप इस इंसान का जो भी ये जीता रहता है, अगर आप उसका फिगर देख लेते हैं, फ़ोटो देख लेते हैं, तो फिर वो माइंड में बना रहता है। ठीक है, तो ऐसे आप रट्टा मारते रह जाएंगे। तो जो भी आप ऐसा देखिए कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता, फ्रेंच ओपन कौन जीता, तो जो भी नाम हो, आप उसका एक बार जा करके नाम गूगल कर लीजिए और फ़ोटो देख लीजिए बस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करने में ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 समाचारों में रहा शेबराह द्वीप, शेबराह आइलैंड,
ये बड़ा आइलैंड किस सागर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तस्मान सागर, बी अरेबियन सागर, सी लाल सागर या डी भूमध्य सागर। इसका सही उत्तर है सी लाल सागर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ए ए रुकिए ए बिहार। ठीक है, याद रहे नागी पक्षी और नकटी पक्षी अभयारण्य। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 33। भारत किस वर्ष पहली बार जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है ए 2024, बी 2028, सी 2025 या डी 2027। तो इसका सही उत्तर क्या है? कब करेगा वो पहली बार जूनियर हॉकी विश्व कप का मेजबानी भारत? सही उत्तर क्या है? सी 2025 में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला केयरिंग 2024 का फोकस क्या था? ठीक है, ऑप्शन है ए अंतरिक्ष अन्वेषण, बी कोयला गैसीकरण, सी कृषि नवाचार या डी जल संरक्षण। ठीक है, केयरिंग 2024। इसका सही उत्तर है बी कोयला गैसीकरण। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था झारखंड में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। अखबारों में चर्चित गिलेकी रिजर्व फॉरेस्ट किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? ठीक है, फिगर से पता चल रहा है कि आपकी नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, ऑप्शन है ए असम और नागालैंड, बी असम और मेघालय, मतलब असम और नागालैंड मतलब यहाँ, असम और मेघालय मतलब यहाँ, सी ऑप्शन क्या है मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम मतलब ये रहा मणिपुर और ये रहा मिजोरम है यहाँ पे। और डी ऑप्शन त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पे। तो कहाँ पे है ये? इसका सही उत्तर है ए असम और नागालैंड। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। जून में आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं जिमेक्स, मतलब जापान इंडिया मैरीटाइम एक्स मतलब एक्सरसाइज का, में नौसेना के किस पोत ने भाग लिया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए INS विक्रमादित्य, बी INS विक्रांत या सी INS शिवालिक या डी INS तेजस। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी INS शिवालिक। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 37। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCCD द्वारा भूमि नायक की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, भूमि नायक की उपाधि और UNCCD द्वारा। ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी JJ थॉमस, सी S स्वामीनाथन या डी सिद्धेश सकोरे। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी सिद्धेश सकोरे। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए सुरेश धनखड़, बी राधा मोहन, सी ओम बिरला या डी
भर्तहरि महताब। ठीक है, आपको पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। ठीक है, शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बताते हैं। प्रोटेम स्पीकर मतलब सिंपल सी बात है, जो हमारे पार्लियामेंट में जो स्पीकर होते हैं, है ना, अध्यक्ष होते हैं, तो जैसे ही हम हमारी कोई पार्टी चुन के जाती है वहाँ पे लोकसभा में, तो पार्लियामेंट में पहुँचने के बाद जो पार्टी जीत जाती है, तो उन सभी सदस्यों को जो शपथ दिलाता है, वो दिलाता है, जो उसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो मान लो जो भी आपके क्षेत्र से जीत के गया, वो यहाँ पे उसको यहाँ पे इन्होंने शपथ दिला दिया। ठीक है, फिर उन्हीं में से हम लोग चुन लेते हैं एक स्पीकर को। ठीक है, तो वो मेन बनता है स्पीकर। ठीक है, तो जब तक इसका चयन नहीं हो जाता है, तब तक जो बाकी सदस्यों को वो शपथ दिलवाता है, उसे ही बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, वो सिर्फ शपथ दिलवाता है। ठीक है, और ये हो गया। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि, क्योंकि लिख के बता रहा है यहाँ पे कि लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे। तो वो थे जी वी मावलंकर। जी वी मावलंकर। ठीक है, ये हमारे लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 39। चर्चित गुटलैंड द्वीप किस सागर में स्थित है? गुटलैंड द्वीप। आपके ऑप्शन है ए बाल्टिक सागर, बी लाल सागर, सी भूमध्य सागर, या डी तस्मान सागर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बाल्टिक सागर। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में राष्ट्रीय एकता का पुल किस देश ने बनाया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए भारत, बी हंगरी, ऑप्शन सी मलेशिया, या ऑप्शन डी कंबोडिया। इसका सही उत्तर है बी हंगरी। ये जो है 700 मीटर लंबा पुल है, और ये है पैदल यात्रियों के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जून महीने का करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से आज यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है, अब आगे इसके जून महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें जून के मैंने उस दिवस को लिया है जो या तो एग्ज़ाम में आते हैं या फिर जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? जून की 5वीं तारीख को। ठीक है, 5 जून। ठीक है, उसके बाद क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ये जून में कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जून को। ठीक है, ये हो गया 5 जून को, ये हो गया 7 जून को। उसके बाद है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, विश्व बाल श्रम ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जून को। ठीक है, बाल श्रम निषेध से संबंधित अपने संविधान में एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल नंबर 24, जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में काम करने से मना करता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 24। ठीक है, अगला क्या है? विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है, विश्व रक्तदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? जो ये मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट आपके दिवस थे जून में। अभी 3 और हैं इम्पोर्टेंट। ये 3 इम्पोर्टेंट ये है। विश्व शरणार्थी दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जून को। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, अगला क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। ठीक है,
जिसको बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग MSME। इसका दिवस कब है? ये है 27 जून। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कितने हैं, 4 3 7 7 दिवस मैंने ऐसे छांटे हैं जो जून में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप रात मतलब या तो रट लीजिए या तो किसी तरह से याद कर लीजिए ये। ठीक है, अब लास्ट में ये हमारा प्यारा सा सीरीज है, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 होगा क्वेश्चन जो कि क्विज फॉर्म में होगा। ये आपको इसके उत्तर आप स्वयं बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, तो इसमें से क्विज में पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क संगठन में नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा क्विज 1 का आंसर करके। ठीक है, फिर दूसरा क्विज क्या है? क्विज नंबर 2, इनमें से कौन सा देश G7 समूह में नहीं है? ठीक है, ये दोनों समूह वाले क्वेश्चन है क्विज में। इन दोनों का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसके उत्तर अगले वीडियो में हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बहुत ही प्यारा सा एक अच्छा रिव्यू या फिर एक कमेंट कर दीजिएगा जो हम पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अगला वीडियो लाएंगे, या फिर कुछ अगर सुधार करना होगा तो उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, क्योंकि लाइफ में हंस करके रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।